गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू। कल मैंने कैपिटल रेवेन्यू के बेसिस के लिए 5 पॉइंट आपको पढ़ाए थे। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप में से 4-5 बच्चों को छोड़ के किसी ने भी वो पॉइंट्स लिखे नहीं होंगे, है ना? किसने लिखे पहले तो वो हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। अच्छा ठीक है, तो अब बाकी के जो गधे हैं वो एक काम करो, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उसके पहले पूरा पेपर आपको ब्लैंक दिखेगा, ठीक है? हेडिंग डालो उसमें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग expenses as capital and revenue. Factors determining expenses as capital or revenue. First, nature of business. नेचर ऑफ बिजनेस के आगे एरो करके लिखो एग्जाम्पल बिजनेस ऑफ फर्नीचर। सेकेंड पॉइंट क्या था, किसी ने लिखा हुआ तो? सेकेंड लिखो रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस एरो करके लिखो एग्जाम्पल सैलरी रेंट। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल बिजनेस ऑफ फर्नीचर। सेकेंड पॉइंट है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, एरो करके लिखो एग्जाम्पल सैलरी रेंट। थर्ड पर्पस, सेकेंड लिखो पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। आगे लिखो एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ असेट। Repair and maintenance to maintain the efficiency of asset. Next लिखो revenue generating capacity. Revenue generating capacity. Example payment made for Xerox machine. Example payment made for Xerox machine. Last materiality concept, materiality. Fifth materiality. आगे लिखो if amount is material, then capital expenditure. If amount is material, then capital expenditure. लिख लो तो आ जाओ पेज नंबर 20.2 पर। पेज नंबर 20.2 जिसमें आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेबल दे रखी है। मिल गई क्या? ओके। पहला लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस, इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स असेट फॉर यूज इन बिजनेस। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? असेट के ऊपर खर्चा किया जाता है, उसके इंस्टॉलेशन पे और उसके फिटिंग पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे।
कैपिटल क्यों किया जाता है? किसी असेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए, उसको फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों किया जाता है? डे टू डे, रोजमर्रा के खर्चों के लिए। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और रेवेन्यू ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। पीरियड, बेनिफिट कितने टाइम तक मिलता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, और रेवेन्यू का करंट अकाउंटिंग पीरियड में। इट्स बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर, इट्स बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मानते हैं? असेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मानते हैं? एक्सपेंस। नेचर ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। कहो तो आज पढ़ा भी दूंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद, तो स्टार मार्क कर लो, जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, असेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा? P&L में, ठीक है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। और इसका सैलरीज, रेंट, रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था, 4 भी 3 कर लिया था, 4 से आज करना है। 4 के पहले टॉपिक है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। यूँ समझ लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब अपन करते हैं, एक्सपेंडिचर जब करते हैं तो उन्होंने कहा कैपिटल होता है एक और एक रेवेन्यू होता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट करते हैं तो क्या होता है? असेट। रेवेन्यू करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंस। अब रेवेन्यू की रेवेन्यू नेचर का एक सिंपल मतलब क्या था? रिकरिंग नेचर। तो रिकरिंग नेचर का खर्चा करोगे तो रिकरिंग नेचर की रिसीट आएगी। रिकरिंग नेचर का खर्चा करोगे तो रिकरिंग नेचर की रिसीट आएगी। रिकरिंग नेचर की रिसीट मतलब रोजमर्रा की इनकम, जो रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे रिसीव होते हैं। अगर कोई दुकानदार है तो उसके लिए रेगुलर नेचर की रेवेन्यू रिसीट क्या होगी? वो जो बार बार अपना माल सेल करके जो छोटे छोटे पैसे लेके इकट्ठा करता है, वो क्या है उसके लिए? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंस से जनरेट होती है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एक्सपेंस से जनरेट होता है असेट, और असेट जैसी बड़ी बड़ी चीजों से अगर कोई रिसीट जनरेट होती है तो उसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल, असेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को बेचना कैपिटल रिसीट। समझे क्या नहीं? असेट को खरीदूंगा तो पैसा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट को बेचूंगा, पैसा आया, तो कैपिटल रिसीट। रोजमर्रा के डेली यूसेज के रिकरिंग नेचर के खर्चे करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रोजमर्रा की रिसीट आएगी तो रेवेन्यू रिसीट। सिंपल। अगर कैपिटल रिसीट है तो वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट। रेवेन्यू रिसीट है तो वो कहां जाएगा? P&L में। आप तो यूं समझो, हर चीज का सार ये रहा, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो हर चीज का सार असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इसका मतलब वो जो 4 चीजें होती है, असेट, लायबिलिटी, ऐसे नहीं, असेट एंड लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं, या तो वो असेट बनेगी या लायबिलिटी बनेगी। जो रेवेन्यू नेचर की चीज है, या तो वो इनकम है या एक्सपेंस है। सिंपल एग्जाम्पल, मैं बैंक से लोन लेके आया, बार बार लाता हूं क्या? रोज रोज लोन मिलता है क्या? नहीं ना। तो फिर वो क्या है? कैपिटल रिसीट। और वो कैपिटल रिसीट मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी। जरूरी नहीं है कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी ही हो। मैंने असेट बेचा, पैसा आया तो मोटा पैसा आया, बड़ी चीज को बेच के आया तो क्या है? कैपिटल रिसीट। लेकिन अब ये रिसीट लायबिलिटी है क्या? नहीं, मेरा असेट क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। अगर कैपिटल नेचर का है तो या तो असेट को बिलोंग करेगा या लायबिलिटी को बिलोंग करेगा। और मैं कैपिटल नेचर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट, कैपिटल रिसीट मतलब
लाइबिलिटी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। फर्क समझ पा रहे हो कि नहीं? कैपिटल नेचर है, यहां समझो, कैपिटल नेचर है तो असेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। मैंने सिर्फ कैपिटल बोला, मैंने ऐसे थोड़ी बोला कैपिटल एक्सपेंस है तो असेट है। हाँ, ऐसा नहीं है। कैपिटल पेमेंट कर रहे हो ना आप, तो जरूरी नहीं है असेट ही हो सकता है आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही हो, कम हो रही हो। कैपिटल रिसीट ले रहे हो आप, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कैपिटल रिसीट है तो वो लाइबिलिटी है। हाँ, हो सकता है कैपिटल रिसीट ले रहे हो तो वो लाइबिलिटी हो, या हो सकता है आपने अपना असेट बेचा हो। तो अगर रिसीट है तो समझो कैपिटल नेचर की, इसको आप यूं समझे कि कैपिटल नेचर की रिसीट है, तो या तो मेरा असेट कम हुआ होगा या मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई होगी। अब समझ में आ रहा है? कैपिटल नेचर की रिसीट पैसा मिला है तो हो सकता है मैंने लोन लिया हो, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई हो सकता है मैंने मेरा असेट बेच दिया हो। समझ में आया कि नहीं? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल पेमेंट है, तो हो सकता है कि मेरा असेट इंक्रीज हो, वाइस वर्सा, या फिर मेरी लाइबिलिटी क्या हुई हो, रिड्यूस हुई हो। मींस लोन लेके आऊंगा तो कैपिटल रिसीट, लोन पे करूंगा तो कैपिटल पेमेंट। अब मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंड करना, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, ठीक है? तो कैपिटल नेचर पे खर्च करोगे तो असेट ही आएगा, लेकिन लायबिलिटी के पेमेंट के लिए आप खर्चा नहीं कह सकते। ये खर्चा नहीं है, ये तो आपने लोन लिया था वो चुका रहे हो, ये पैसा खर्च करना नहीं कह रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। मीन्स अब 100 बातों की एक बात, आपको पैसे मिल रहे हैं डेली, डे टू डे लाइफ वाला मैटर है, रोजमर्रा का काम काज है, तो क्या है वो? रेवेन्यू रिसीट। कभी कभार मिलता है ये पैसा, तो फिर क्या है? ये कैपिटल रिसीट। असेट से जुड़ा हुआ है ये पैसा, तो क्या है? कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो। State which of the following receipts would treat as capital receipt or revenue receipt. Give your example. जी भाई। लोगों का ब्रेक के बाद ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला पार्ट हो गया ज्ञान, दूसरा वाला हो गया ज्ञान का एप्लीकेशन। State which of the following receipts would be treated as capital receipt and revenue receipt. Give reason. Received 5 lakh from the issue of shares and the expenses of issue amounted to 10,000. हमने शेयर्स इशू किए, 5 लाख रुपए मिले, रेवेन्यू कैपिटल। कॉमन सेंस, जो मन का है वही। क्या कैपिटल? रोज रोज शेयर इशू करते हो क्या? आज सुबह मन हो रहा है शेयर इशू कर दो, ये तो पहली बार एक बार में होता है, तो क्या है? कैपिटल। और इसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल चीजों पे खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोज रोज ये खर्चा भी नहीं होता है। ठीक है। रिसीव 1 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिली आपको? सब्सिडी। तो मैं आपको रूल समझाऊं, डिपेंड करता है कि सब्सिडी किस लिए मिली। सब्सिडी समझते हो आप लोग? समझते हो सब्सिडी? एंड्रेस करो, कौन कौन समझते हो? तो बहुत सारे यूं कर रहे थे, हैंड बहुत कम क्यों चाहिए? जिज्ञासा तू बता, तूने कहा था कि हाँ तू समझती है। क्या गवर्नमेंट सुविधाएं देती है? नहीं नहीं नहीं। कादरी तू बता बेटा, ओए कादरी तू बता, पीछे पीछे वाला। हाँ तू तो एंड्रेस कर रहा था, नहीं कर रहा था। चल शोमान तू बता, गवर्नमेंट से मिलने वाली क्या सब्सिडी मतलब क्या? सब्सिडी देती है तो क्या देती है? आलू देती है, टमाटर देती है, क्या देती है गवर्नमेंट? पैसा। गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा।
अब सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो गवर्नमेंट को पसंद है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये काम करो, पर आपको उस काम में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो आपकी सहूलियत के लिए गवर्नमेंट आपको थोड़ा पैसा देती है, उसको क्या बोलती है? सब्सिडी। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मुझे कहती है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनकी जो भी फीस होगी उसका आधा हिस्सा हम देंगे, तो मैं क्या कहूँगा? मुझे गवर्नमेंट से क्या मिल रही है? सब्सिडी मिल रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि उड़ीसा बिहार में है ना, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वहाँ जाके इंडस्ट्री सेटअप करो, जितने भी करोड़ों करोड़ रुपीस खर्च होंगे उसमें से 20-25% पैसा हम आपको देंगे। तो ये भी क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडी। किसी भी चीज़ पे गवर्नमेंट आपको पैसा दे किसी काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। अब गवर्नमेंट की सब्सिडी जिस रीज़न से मिलती है वही कहलाती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी है, किस लिए? रोज़मर्रा के खर्चे बियर करने के लिए, तो वो सब्सिडी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे वो सब्सिडी दी है किसी असेट को खरीदने के लिए, तो फिर वो रिसीट क्या कहलाएगी मेरे लिए? कैपिटल रिसीट। सर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट। कुछ गिवन नहीं है ना कि सब्सिडी क्यों दी गवर्नमेंट ने, तो हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू। अगर रीजन दिया है तो डिपेंड ऑन रीजन। एग्जाम्पल लेता हूं, शुगर, शक्कर जो बनती है, चीनी, तो चीनी बनाने में जितना खर्चा होता है उससे सस्ते में वो आपको मिलती है, क्योंकि अब चीनी एक बेसिक नेसेसिटी है। बड़ी बड़ी शुगर मिल लगती है, पैसा खर्चा ज़्यादा होता है उसमें। शुगर केन, जो किसान शुगर केन उगाते हैं उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि शुगर केन एक ऐसी चीज़ है जिसको किसान ज़्यादा दूर ले जाके बेच नहीं सकता, क्योंकि जितनी दिन वो अपने पास रखेगा गन्ना सूखता जाएगा। पता है ना सबको, शुगर केन से शुगर बनती है, तो गन्ना जितने दिन वो स्टोर करके रखेगा उतने में वो सूखता चला जाएगा, और गन्ना होता भी हैवी है, जितनी दूर ले जाएगा उतना उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। तो बेचारे को अगर उसके एरिया में एक शुगर मिल है तो उसको ये चीज उसी शुगर मिल को बेचनी पड़ेगी, दूर वाले में बेचने जाएगा तो वो दाम भी नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो अब इनको तो मजे आ गए, इनको पता है कि इन सारे किसानों की मजबूरी है कि ये शुगर केन हमें ही बेचेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं कि कम से कम प्राइस देने की कोशिश करते हैं। इसमें अब सरकार क्या कर देती है? MSP ले आती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि अब शुगर मिल को, किसानों को इतना पैसा तो देना ही देना पड़ेगा। अब शुगर मिल वाले कहते हैं कि इतना पैसा हम इनको दे देंगे तो फिर चीनी महंगी बनेगी तो पब्लिक में महंगी बिकेगी। तो फिर गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, आप चीनी बनाओ, उसको सस्ते में ही बेचो, बाकी का ऊपर की कॉस्ट पर केजी हम आपको देंगे। अब जो सरकार पैसे दे रही है वो जितनी चीनी बिकेगी उसके हिसाब से दे रही है, रोजमर्रा के खर्चे बियर करने के लिए दे रही है, और अब ये सब्सिडी बार बार मिलती रहेगी। तो ये सब्सिडी कौन सी है? रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन अब सरकार ये देख रही है कि यार यहाँ के किसानों के लिए तो कोई शुगर मिल है ही नहीं, तो ये अपना गन्ना कहाँ बेचने जाए बेचारे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो जितने सेटअप की कॉस्ट आएगी उसका 20% हम आपको क्या दे देंगे? सब्सिडी दे देंगे। तो अब सरकार ने सब्सिडी क्यों दी? किसी असेट को क्रिएट करने के लिए। अब ये बार थोड़ी मिलेगी, तो फिर ये क्या है? कैपिटल रिसीट। समझ में आया? यहाँ पे आपको बता नहीं रखा कि ये कौन सी सब्सिडी है, तो हम क्या मानेंगे? इसको रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, investment which were purchased in 2007 for 10 lakh was sold in profit in 2015 for 12 lakh। 10 की चीज आपने कितने में बेची? 12 में। तो रेवेन्यू कैपिटल रिसीट है कितनी? 12 के दो तो है कैपिटल गेन, कैपिटल रिसीट कितनी है? 12। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? पैसा तो 12 ही मिला ना आपको, तो रिसीट कितनी मानी जाएगी? 12, और जो फायदा होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल गेन। For the welfare of employees, a recreation center was constructed at a cost of 8 lakh. 5 lakh was received from state government as grant for its construction. Recreation center मतलब स्पोर्ट्स क्लब मान लो कि एम्प्लॉइज के खेल कूद के लिए एक क्लब बनाया। क्लब का खर्चा कितना हुआ? 8 लाख। उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट कितना मिला हमें? 5 लाख। तो भैया 8 लाख जो खर्च हुआ वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 5 लाख रुपए जो मिला वो एक असेट के लिए मिला ना, तो फिर वो क्या है? कैपिटल रिसीट। ठीक है, अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक,
रह गया थर्ड वाला, कमीशन रिसीव फ्रॉम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस। अब ये कह रहा है कि भाई आपकी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये शहर के बीचों बीच आ गई है, तो आपकी इंडस्ट्री के चक्कर में जितने भी हैवी व्हीकल्स आते हैं ना, उससे शहर का ट्रैफिक क्या होता है, परेशान होता है। तो एक काम करो, अब आपकी इंडस्ट्री को निकल के यहाँ ले जाओ आप शहर के बाहर, ताकि शहर का ट्रैफिक इससे परेशान ना हो। तो इसके लिए उन्होंने हमें क्या दे दिए, पैसे दे दिए। बार बार मिलेंगे क्या, क्या है ये, कैपिटल रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक मिल गया आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 के नीचे, उसमें लिख दो प्राइमा फेसी, PRIEA प्राइमा, सॉरी PRIMA प्राइमा फेसी, FACIE लिखा, तेरी किताब में लिखना है बेटा। ये कहाँ गए नई बुक में है ही नहीं, मजा आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ेंगे नहीं, बुक वाले नहीं दी तो इसका मतलब थोड़ी कि हम नॉलेज अधूरी लेंगे। आगे कहाँ पे पेज नंबर बता, थर्ड पेज उसी चैप्टर के, हाँ पेज नंबर 19.3 मिल गया क्या, मिल गया। वो तेरा कुछ लोग मजबूर होते हैं, गाली खाए बिना मानते नहीं है। लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेडिंग के आगे लिखो प्राइमा, PRIMA प्राइमा फेसी, FACIE प्राइमा फेसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्राइमा फेसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, PRIMA प्राइमा फेसी, FACIE फेसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, but treated as prima facie revenue expenditure but treated as capital expenditure, but treated as capital expenditure। अब सर यो का है तो समझ लो, एक ही लाइन में समझ लेना, ऐसा खर्चा जो होता तो रेवेन्यू नेचर का है, जो कि बार बार करना पड़ता है, लेकिन हमने इस बार उस पर इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व कर दिया कि हमें लगने लगा कि यार अब इतना सारा खर्चा कर दिया है तो बेनिफिट आने वाले सालों में भी मिलेगा, तो फिर इसको हम रेवेन्यू ना मान के क्या मानते हैं, कैपिटल मान लेते हैं और उसको 2-3 साल में राइट ऑफ करते हैं। अब ये बात ढंग से समझना, राइट ऑफ करते हैं मतलब क्या, हमने अकाउंटिंग में चला रखी है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कि ये मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नाम अगर आपको नए लग रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम का मतलब बहुत ऑब्वियस है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो गोइंग कंसर्न, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मान लो कैसा होगा, चल कल किसने देखा, अन्नी देखा तो मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है, तो मान लो भाई कि आपका बिजनेस तो लंबा चलेगा, इन्फिनाइट ईयर्स तक चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अब बिजनेस चलता ही रहेगा तो हम बिजनेस का रिजल्ट कब निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में ब्रेक करते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ताकि हम क्या करें, हर साल के अंत में रिजल्ट पता लगा लें कि भैया हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो रिजल्ट में एक तो बनेगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता पड़ेगी हमारी परफॉर्मेंस, कि भैया हमने अच्छा परफॉर्म किया कि बुरा परफॉर्म किया। एग्जाम्पल, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है 10 लाख का, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है 15 लाख का, तो किसने अच्छा परफॉर्म किया? उसने। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो क्या पता पड़ेगा? परफॉर्मेंस। फिर अगला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता पड़ेगा आपकी पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मेरी बैलेंस शीट में असेट है 1 करोड़ के, इसकी बैलेंस शीट में असेट है कितने? 50 लाख के। तो अब पोजीशन किसकी ज्यादा स्ट्रांग है? मेरी ज्यादा स्ट्रांग है। समझे? तो हम बिजनेस तो लंबा चलेगा, हम उसकी लाइफ को ईयर बाय ईयर ब्रेक करते हैं और साल के अंत में पता लगाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और मेरे पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज। क्लियर है? अब भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या करना? कि सर मैंने कोई एक अमाउंट स्पेंड किया, मैंने अमाउंट स्पेंड किया, तो मैं ये पूछ रहा हूं इससे मुझे बेनिफिट इसी साल मिलेगा या आगे आने वाले सालों में भी मिलेगा? आपने कहा सर इसी साल मिलेगा, तो फिर ये जो एक्सपेंडिचर है ये क्या बन गया मेरे लिए? ये बन गया मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मतलब मैं इसको क्या कहूंगा कि ये इस साल का क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। लेकिन आप कहते हो कि जो अमाउंट आपने स्पेंड किया उसका बेनिफिट आगे भी मिलेगा आपको, तो फिर ये मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मैं इसको क्या मान लूंगा? असेट। कि सर ये चीज मैंने खर्च जरूर इस साल करी है पर इसका बेनिफिट मुझे अगले साल भी मिलेगा। फिर अपन ने पढ़ा डेप्रिसिएशन, पढ़ के आया ना आप सब, उसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे असेट में यूज करता रहूंगा उसका बेनिफिट मुझे मिलता रहेगा। तो जैसे जैसे बेनिफिट मिलता रहेगा उसका एक हिस्सा निकाल के मैं उस साल का क्या मान लूंगा? एक्सपेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और बचा हुआ क्या बन जाएगा मेरे लिए? असेट। फिर एक साल यूज करूंगा तो उसका एक हिस्सा निकाल के क्या बन गया मेरे लिए? एक्सपेंस। बचा हुआ हिस्सा क्या बन जाएगा मेरे लिए? असेट। समझे कि नहीं? तो एक और अलग वे में बोलता हूं, एक्सपेंस और असेट में क्या फर्क होता है कि एक्सपेंस मेरे एक साल का खर्चा होता है और असेट मेरे मल्टीपल ईयर्स का खर्चा होता है। यस और नो? है कि नहीं? आज मैं आपसे यूं कहूं कि मैं ये डिवाइस लेके आया हूं, नया नया डिवाइस लेके आएगा, अब मुझे इस डिवाइस का बेनिफिट इसी साल मिलेगा, तो ये मेरे लिए एक साल का क्या हो गया? खर्चा हो गया। लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, मुझे इस डिवाइस का बेनिफिट आने वाले 3 सालों में मिलेगा, तो पहले तो आप क्या कहोगे? सर फिर तो ये आपके लिए क्या है? असेट है। मैं क्या कहूँगा? आप जो भी बोलो, मैं तो यूं बोलता हूं कि ये मेरे लिए 3 सालों का खर्चा है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। ये चीज 3000 रुपए की आएगी, मैं कह रहा हूं इसी साल चलेगा, तो पूरा 3000 इस साल का क्या है? खर्चा। अब मैं कह रहा हूं नहीं 3 साल चलेगा, तो फिर मैं क्या कह रहा हूं कि यार ये तो 3 साल का खर्चा है ना, तो इस साल का कितना हुआ? 1000। बचा कितना? 2। तो असेट कितने का रह जाएगा? 2 का। फिर 1 साल और बीत गया, तो 2 में से 1 क्या कर दूंगा कि ये इस साल का खर्चा। अब असेट कितने का रह गया? 1000, क्योंकि अगले साल 1000 का बेनिफिट और मिलेगा। फिर तीसरा साल भी खत्म हो गया, तो ये 1000 भी क्या हो गया? मेरा खर्चा। अब असेट मिल गया बेनिफिट, अब असेट नो लॉन्गर यूज, मतलब का नहीं है, तो असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ये मेरे लिए असेट नहीं है। तो वापस रिपीट करता हूं कि अगर किसी चीज को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं उसको 1 साल का खर्चा नहीं बोल रहा हूं, कितने मल्टीपल ईयर्स का खर्चा बोल रहा हूं। ठीक है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सर जो होता तो रेवेन्यू है, लेकिन उसमें अमाउंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि आप कह रहे हो कि यार इस पूरे अमाउंट को एक बारी में खर्चा मान लिया तो इस साल का पीएनएल जो है ना बेचारा हिल जाएगा, ये जो है ये हिल जाएगा बेचारा, है ना? बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इसके ऊपर, और क्या दिखने लगेगा? लॉस दिखने लगेगा। पर अमाउंट मैंने इतना ज्यादा स्पेंड किया है कि मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मुझे आगे भी मिलेगा। तो फिर इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं क्या करता हूँ? डेफर मतलब पोस्टपोन, डेफर मतलब टुकड़े कर देता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि यार एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उस पर हैवी एडवर्टाइजिंग करी जाती है। आप देखोगे जब भी कोई नई कार लॉन्च होगी और आईपीएल या वर्ल्ड कप आने वाला होगा ना, तो वो कार वाले
आईपीएल को, उस वर्ल्ड कप को क्या कर देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे, और हर मैच के बाहर वो कार लाके खड़ी कर देंगे। जैसे अभी आईपीएल आया तो कौन सी कार खड़ी थी, याद है आपको? टाटा कौन सी? पंच। टाटा पंच लॉन्च हुई थी, आईपीएल आया तो टाटा पंच ईवी क्या कर दी, स्पॉन्सर कर दी। अब आईपीएल को स्पॉन्सर करना मतलब 1-2 हज़ार करोड़ देना, गाड़ी है 5-6 लाख रुपए की, न जाने कितनी गाड़ियां बेचेंगे तब जाके पैसा रिकवर होगा। तो 1 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा क्या? नहीं सर। पर ये खर्चा कौन सा है, एडवर्टाइजिंग का। पर आपने इतना मोटा खर्चा कर दिया कि अगर इसको मैं पीएनएल में ले गया, 1 साल खर्चा मान लिया, तो वापस से बेचारा क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेफर करते हैं। डेफर करते हैं मतलब इस 100 करोड़ के खर्चे को 4 साल में बांट देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट अब जब तक टाटा पंच कार बिकेगी तब तक हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि इस लॉन्चिंग वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें इतना बड़ा पैसा मैंने खर्च किया है, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। आपको अभी तक याद है, आईपीएल को गए 3 महीने हो गए, फिर भी आपको याद है कि हाँ टाटा पंच ईवी थी उसमें, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इस 100 करोड़ को 4 साल में बांट दो। तो मैंने 100 करोड़ के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर कर दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो ये बन गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा कि ये जो मैंने 100 करोड़ रुपीस स्पेंड किए, ये जो मैंने 100 करोड़ स्पेंड किए हैं, इस 100 करोड़ में से इस साल का खर्चा कितना माना जाएगा, 25 करोड़। बाकी का 75 करोड़ क्या बन जाएगा मेरे लिए, असेट। फिर 1 साल बीतेगा, इस 75 में से 25 करोड़ इस सेकेंड ईयर का खर्चा, और अब असेट कितना बन जाएगा, 50 करोड़। फिर तीसरा साल बीता तो तीसरे साल के लिए खर्चा कितना बन जाएगा, 25 करोड़, और बचा कितना, 25 करोड़। चौथे साल में 25 करोड़ भी मेरा खर्चा बन जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, नील। तो ये जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है सर, प्राइमा फेसी तो कौन सा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अमाउंट बड़ा हो गया ना, तो मैंने इसको किसकी तरह ट्रीट करा, कैपिटल की तरह। उसको 1 साल के पीएनएल में ना ले जाके उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, और धीरे 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 उसको 4 हिस्सों में बांट के 4 पीएनएल में उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके उसमें, न्यू बुक में तो है शायद, पुरानी बुक में नहीं है। पुरानी बुक वाले लिख लो ये एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पैराग्राफ खत्म हो रहा है, उसके नीचे लिख लो। पहला लिखो हैवी एडवर्टाइजमेंट, पहला लिखो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सेकेंड लिखो हैवी रिपेयर्स, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हैवी रिपेयर्स। थर्ड लिखो expenses incurred in removing the business, expenses incurred in removing the business to more convenient place। दस मिनट क्यों हो गया, क्या उनका नाम, 2 मिनट आ रहे हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिमूविंग द बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्लेस। कन्वीनियंट की स्पेलिंग CONVENIENT। फोर्थ रिसर्च एक्सपेंसेस। ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो अगर छोटे अमाउंट में हो तो रेवेन्यू है, अमाउंट बड़ा हो जाए तो हम उसको क्या मान लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर तमाम हुआ। कल अपन इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यूँ समझ लो, मैं पहले ही आगाह कर दूं, कल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सुन लो प्लीज़, जाने की जल्दी मत करो। कल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे साल की मेहनत का निचोड़, एंड रिजल्ट। अगर आपको एंड रिजल्ट निकालना नहीं आता तो आप किसी काम के नहीं हो। साल भर आपने सिर्फ लेबर हमाली करी है, फोकट की मेहनत करी है, क्योंकि जो नतीजा निकलना चाहिए वो तो आपको आता ही नहीं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे जब तक अकाउंटिंग पढ़ोगे तब तक यही काम आएंगे। और यूँ समझ लो कि जनरल वर्नल लेजर वेजर जो कुछ भी कर रहे थे सब किसके लिए कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। समझेंगे नहीं?
कल की क्लास मिस मत करना, जिंदा हो तो क्लास में आ जाना, क्लास में नहीं हो तो मर जाना। बाय, टाटा, सी यू।